हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है इसके पहले के दोनों वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने जीवों का विकास अध्याय को पूरा पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। और साथ ही साथ हम अगला जो अध्याय है अम्ल और क्षार, उसको भी आज शुरू करने वाले हैं। तो जिन्होंने इसके पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जा कर के आप ज़रूर देख सकते हैं। और इस अध्याय का मैंने पहले ही बोल के रखा है कि इस अध्याय से आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर आएंगे, तो आपके 4 नंबर इसमें से कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपका पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प के ऊपर। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। पालतू कुत्तों की आधुनिक नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए देखिए। अ प्राकृतिक चयन, ब कृत्रिम चयन, स यौवन चयन और द कार्य चयन। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सरसों और धान और भी अलग अलग प्रजाति के पौधों का जब अध्ययन किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कृत्रिम चयन क्या होता है और प्राकृतिक चयन क्या होता है। तो आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृत्रिम चयन। ठीक है, तो उत्तर बी इसका क्या होगा, सही होगा कृत्रिम चयन। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने, चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है, ये किसके उदाहरण हैं? तो इसमें देखिए समृद्धि अंग, सजातीय अंग, अविकसित अंग, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है कि ये किसके उदाहरण हैं, सजातीय अंग के। ठीक है, तो सजातीय अंग क्या होते हैं ये आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी और डिस्कशन नहीं करूँगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर ब समजात अंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि रचनाएं हैं? चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्राण के गिल और मछली के गलफड़े, कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो ये समृद्धि रचनाएं के बारे में पूछा है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। डार्विन के सिद्धांत आधारित है। डार्विन के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, वो किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, ये आधारित है अपनी यात्रा के द्वारा किए गए अवलोकन से। ठीक है, इन्होंने बीगल नामक जहाज़ पे अवलोकन किया था ना 1831 से 1836 के बीच में। और इन्होंने एक किताब भी लिखा था, वो मुझे आप कमेंट करके बताएं उस किताब का नाम क्या है। और कोशिका सिद्धांत, जैसे आपने जानते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और ये तो लिखा है मेंडल के वंशागति नियम, ये किसने दिया है, ग्रेगर जोहान मंडल ने। तो इस प्रकार के हमारे सही उत्तर चुनो वाले प्रश्न खत्म होते हैं। अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो जीवों की वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके
कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसको भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रजाति। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रजाति। मैंने आपको पढ़ाया है प्रजाति। चलिए दूसरा देखते हैं। फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाता है, विविधता को। ठीक है, ये किसको दर्शाता है, विविधता को, विविधता। चलिए अब तीसरा देखते हैं। कुछ जीवाणु स्ट्रोमाइसिन, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण खाली स्थान है। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, बस इसमें प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है आपको। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब कोई जीव जो है वो परिवेश के साथ अनुकूलित हो जाते हैं तो उसमें वे पनपने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुकूलन। इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, अनुकूलन। ठीक है, अब अनुकूलन क्या होता है इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, दूसरा वीडियो में है। इसका लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये सब सवाल मैं आप लोगों को नहीं कराता हूँ, आप लोग अपने से करिएगा। अब जब समझ नहीं आएगा तो मुझे आप पूछिएगा, मैं आपका इसको और बता दूंगा। जैसे इसको देखिए, मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसमें लिखा है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर बताइए। तो ये भी आप बता सकते हैं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जीवों का सिद्धांत, इसको भी मैंने पढ़ाया है। डार्विन पैलेस इसको भी पढ़ाया है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसको आप बाकी के जो सवाल हैं उसको पढ़िए, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आज शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम क्या है, अम्ल और क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। इस अध्याय को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ कि मेरे पास में अभी प्रैक्टिकल करने के लिए सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं पढ़ाऊँगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके समझ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार और बोल देना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हों तो उस समय आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आप लोगों को कोशिश किया है कि पूरे की पूरी क्लासरूम जैसा ये कंटेंट दे सकूं और आप अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है, और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि इसमें जा कर के हमारी क्लासरूम की कंटेंट आ रही है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही मैथ्स का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार की बात आती है तो आप लोगों ने अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या अपने आप महसूस किया होगा। जैसे जब आप इमली खाते हैं तो खट्टा महसूस होता है, जब आप नींबू खाते हैं तो खट्टा महसूस होता है, वही जब आप गोली खाते हैं तो कड़वा महसूस होता है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खट्टे चीज़ पाए जाते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल का लक्षण क्या है कि वे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचिए, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं बहुत बढ़िया सा। जैसे आप लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको गोली देता है, गोली देते हैं तो आपको कड़वा महसूस होता होगा। तो क्या आपने ये चीज़ सोचा है कि उसमें अम्ल है कि क्षार है? बेसिकली देखा जाए तो उसमें क्षार रहता है, क्योंकि क्षार ही कड़वापन का कारण होता है। ठीक है,
अब जब हम गोली खाते हैं तो क्षार वाली चीज़ें ही क्यों दी जाता है, क्यों कड़वी चीज़ें हमको ज़्यादातर दी जाती है? क्योंकि हमारे शरीर में जब HCl की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, पेट में आंत में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए, ये अम्ल हुआ ना, इसकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसको क्षार देना होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हमको गोली कड़वी लगती है। ये हुआ, आपने महसूस किया होगा। और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि जब लाल चींटी ना, जो छोटी छोटी लाल चींटी आती है, वो जब आपको काटती है तो काटने के बाद क्या करते हैं, साबुन से उस जगह को रगड़ने के लिए बोलते हैं। क्यों रगड़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि चींटी जब काटती है तो चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो उसको जब साबुन से रगड़ा जाता है तो साबुन में पाया जाता है क्षार। तो जब अम्ल और क्षार जब मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए उस जगह में आपको साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। आप लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें महसूस की होगी, आप अपना खुद विचार कीजिएगा इसके बारे में। और दूसरा देखिए, जब आपके कपड़े में जब आपके क्या हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, है ना, कपड़े में जब आपके क्या होते हैं, दाग लग जाते हैं, तब उसे क्या करते हैं, हल्दी के जब दाग लग जाते हैं तो उसको साबुन से जो है धोते हैं। जब साबुन से धोते हैं तो क्या होता है, ये रंग बदल जाता है। देखे होंगे ना, खाते खाते जब हम खा रहे हैं, सब्जी हमारा गिर जाता है कपड़े में, और जब उसको धोने जाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, और जैसे कुछ आदमी, जब देखिएगा बदहजमी का जब बात आता है, जब कुछ आदमी जब, या हम ही कभी बदहजमी से जब हम पीड़ित रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, एसिडिटी। ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने एक एड, क्या, इनो 6 सेकंड में काम शुरू, है ना, ऐसा बोला जाता है ना टीवी में। तो इनो में क्या है, इनो में बेसिकली होता है सोडा। वो जब आपके पेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो बदहजमी हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग सोडा लेते हैं। ये हुआ। और चांदी के जो बर्तन होते हैं ना बच्चों, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, चमकाने के लिए उसमें देखिएगा, उसमें नींबू से हम लोग धोते हैं। या देखिएगा घर की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, खट्टे चीज़ों से उसको धोती है। या एक चीज़ और कहा जाता है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि घर के जो बर्तन हैं, जो पुराने समय में महिलाएं जो है वो घर के बर्तन को क्या करती थी, कुछ राख ले करके और साथ में उसमें नींबू का रस मिला करके उसको साफ करती थी। ठीक है, क्यों किया जाता है, इसको आप ज़रूर विचार कीजिएगा। तो ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपने लाइफ में देखी होंगी, तो ये सब उसी से रिलेटेड है, अम्ल और क्षार से। ठीक है, अम्ल और क्षार से। ठीक है, अब जब अम्ल और क्षार की बात आती है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? ये तो हम लोगों ने बोल दिया कि अम्ल जो है वो खट्टा होता है और क्षार जो है कड़वा होता है, लेकिन क्या हर चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग पता कर सकें कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अम्ल है या क्षार है, तो सूचक का उपयोग करते हैं। तो सूचक क्या होता है और सूचक कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा। सूचक क्या होता है, जिस पदार्थ से, है ना, या जिसके द्वारा अम्ल या क्षार होने की पुष्टि की जाती है उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और जिन बच्चों की स्पीड कम है वो वीडियो को पॉज करके लिख ले। अब आगे हम बात करते हैं
सूचक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। ठीक है, प्राकृतिक और रासायनिक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे गुड़हल या आप बोले तो लाल गुलाब का रस आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं लाल पत्ता गोभी, हल्दी भी बोल सकते हैं आप। तो ये सब क्या है? ये कुछ है प्राकृतिक सूचक। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने प्राकृतिक सूचक। अब हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक के बारे में। कृत्रिम सूचक मतलब क्या? जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? मेथिल रेड, ठीक है, मेथिल रेड। दूसरा है मेथिल ऑरेंज, और तीसरा है फिनाप्थिलीन। फिनाल्फ्थिलीन। ठीक है, तो ये हुए प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। अब चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, लिटमस, जिसका आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। तो लिटमस क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये प्राकृतिक सूचक है कि कृत्रिम सूचक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं लिटमस। तो लिटमस पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, अम्ल और क्षार का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होता है? तो जब लिटमस पेपर पर, नीले लिटमस पेपर पर, है ना, जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डाला जाता है तो क्या हो जाता है? वो लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर के लाल हो जाता है। ठीक है, अम्ल डाला जाता है किस पे? जब नीले लिटमस पेपर पे, तो उसका रंग हो जाता है लाल। अब जब क्षार में क्या होता है? क्षार में उल्टा हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर पर जब क्षार डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ये भी आप नोट कर लीजिए। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये हुआ अम्ल का प्रभाव। दूसरा, जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए तब हम आगे फिर बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, जिसका सिंबल क्या है? Na, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक वगैरह ये सब आगे कक्षा में आप पढ़ेंगे, तो इसको मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। सोडियम क्या है? क्षार है। ठीक है, क्षार धातु है। और जब क्लोरीन मिलाया जाता है, क्लोरीन क्या है? ये अम्ल है। ठीक है, तो जब सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाता है तो ये क्या हुआ? ये क्षार हुआ, ये अम्ल हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं? जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं? अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं? NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नमक बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं? अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। लवण है ना, लवण है ना, हमारे जो लवण है, ये नमक तो लवण है। तो याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से लवण बनता है। उदाहरण, सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड है ना, जिसका आप सिंबल भी नीचे लिख सकते हैं, सोडियम
प्लस क्लोराइड, है ना, ये हुआ आपका क्षार, ये हुआ आपका अम्ल, तो क्या बने, लवण, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, NaCl। ठीक है, नोट कर लिया। तो अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो चलिए अब आगे हम और देखते हैं। आगे हम और देखते हैं और बात करते हैं कि कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से हैं उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। तो इसको आप कॉपी में लिखते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नाम बताते जाऊंगा, आप उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है इमली, जो खट्टा होता है, और अंगूर। हेडिंग डाल दीजिए कि अम्ल एवं क्षार पाए जाने वाले पदार्थ या अम्ल एवं क्षार की नाम। ठीक है, अम्ल और क्षार के नाम लिख लिया आप लोगों ने। तो चलिए, इमली और अंगूर की हम बात किए, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका जो अम्ल पाया जाता है उसको बोला जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोला जाता है इसको, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल लिख लिया। दूसरा है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं सिरका एवं नींबू। सिरका एवं नींबू, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसको भी लिख लिया होगा। और देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब खट्टे होते हैं ना, तो इसलिए इसमें अम्ल पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी तो देखा है कि चींटी जब काटती है तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसमें सारी चीज़ें आपकी किताब में नहीं दी हुई हैं, कुछ चीज़ों को मैंने अपने से बताया है, क्योंकि अभी का जो कोर्स है उसमें कंटेंट आपका बहुत कम कर दिया है, सिलेबस जो है वो बहुत कम कर दिया है। हम लोग के टाइम में सिलेबस बहुत बढ़िया होता था, बहुत अच्छा होता था कंटेंट, बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें इन्हेंस होती थी। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बाहर से भी बताई है जो कि हमेशा आपको काम आएगी, आगे चल के भी काम आएगी, तो इसको भी आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। ठीक है, अब हम क्षार की उपस्थिति वाला देख लेते हैं। क्षार किस में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो क्षार किस में पाए जाते हैं, तो क्षार की जब बात करते हैं तो चूना आप लोगों ने देखा होगा। चूना में क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, खाने का सोडा में कौन सा अम्ल क्षार पाया जाता है, सोडियम। खाने का सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आप सूत्र भी याद रख सकते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है खाने का सोडा का, NaHCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है।
प्रति अम्ल, जो हमें बदहजमी के समय दिया जाता है ना, उसको प्रति अम्ल कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कपड़े धोने का सोडा, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, तो आप लोगों ने इस प्रकार से देख लिया कि किसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं और कौन सा क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ खनिज, है ना, या कार्बनिक अम्ल के बारे में भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आता है खनिज या कार्बनिक अम्ल में, सबको आप कॉपी में लिखते जाइएगा। सबसे पहले आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, ये हुआ। दूसरा चीज़ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लिखते जाइए प्रॉपर। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। तीसरा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? NH4OH। चौथा है, इसके आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaOH। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र KOH। तो ये हुए आपको खनिज और कार्बनिक अम्ल जो पाए जाते हैं, है ना, वो हुए। अब मैं आप लोगों को एक एडिशनल जानकारी देता हूँ, उसको भी आप नोट करके रखिएगा कॉपी में। ये आपकी बुक में नहीं है, हो सकता है आपको कोई और इसको बताया ना बताए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में हमेशा सुनने को मिलेगा। एक होता है नाम अम्लराज, है ना, इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? HCl प्लस में HNO3। इसका क्या होता है? ये मिश्रण होता है ना, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये किस अनुपात में रहते हैं? 3:1 में। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग रहेगा और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग रहेगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अम्लराज। अब ये अम्लराज क्यों बता रहे हैं सर? अब अम्लराज का क्या नाम का क्या मतलब है? तो जो भी आप सोने के आभूषण देखते हैं उनको गलाने के लिए इसी अम्लराज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा, लिख लिया इसको। चलिए, वेरी गुड। अगला हम बात किए थे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र देखे थे H2SO4। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? बैटरी जो होती है ना, बैटरी, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और मेरे साथ आप लोग पढ़ते रहिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आप भी पढ़ते रहिए और हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनका भी मदद हो सके। और एक बार और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ,
कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वैल्यू एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग आगे क्षारक एवं क्षार के बारे में पढ़ेंगे। आगे और भी इसके टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों।